हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए अपन ने जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं, जिसके 8 पार्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं और ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 9 है। एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर टीचिंग एग्जाम्स, सो विदाउट ए डाउट ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर यू बिगिन, टेलीग्राम चैनल आपके लिए अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द PDF एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेक। नाउ सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपको देखा है, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि का एकल घटक, जिसको यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं, बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत, जिसको एक खंड के सिद्धांत के नाम से भी अपन जानते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, बुद्धि के कोई और भी सिद्धांत थे, वो भी कौन कौन से आप सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में एक बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत है वही पूछा जाएगा। तो देखिए, यूनिफैक्टर थ्योरी है वो तो अल्फ्रेड बिने ने दी थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इस सिद्धांत के अनुसार अल्फ्रेड बिने बताते हैं, जो कि एक फ्रांस के साइकोलॉजिस्ट थे, वो कहते हैं कि बुद्धि एक अविभाज्य खंड है, इसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। बिने ये कहते हैं कि सभी मानसिक जो योग्यताएं होती हैं वो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जिसको अपन सामान्य बुद्धि के नाम से जानते हैं। ये तो था बुद्धि का एकल घटक का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत। कई बार आता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, उसके प्रतिपादन कौन थे? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन जो थे वो ब्रिटेन के साइकोलॉजिस्ट थे और 1904 में उन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। वो बोलते हैं कि बुद्धि है वो दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। दो तत्व कौन कौन से? एक तो है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। इन दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको द्विखंड सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत के नाम से जानते हैं। स्पीयरमैन इसके प्रतिपादक थे। उसके बाद में बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत था, त्रिखंड सिद्धांत था, त्रितत्व का जो सिद्धांत है, जिसको ट्रिपल फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। जो द्विकारक सिद्धांत है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया और संशोधित करते हुए स्पीयरमैन ने 3 कारक सिद्धांत बुद्धि का बताया है। इसके बाद में बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत भी आता है, जिसको अपन ट्रिपल डायमेंशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? गिलिफोर्ड थे। इन दोनों में आपको हमेशा कंफ्यूज होता है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दोनों अलग अलग हैं। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत ट्रिपल फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसको ट्रिपल डायमेंशन थ्योरी बोलते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है? गिलिफोर्ड है। तो इन दोनों में आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, जिसको बहुकारक सिद्धांत, जिसको बालुका सिद्धांत या फिर इसको परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और ये तो काफी फेमस, आप सभी को पता होगा, थोर्नडाइक के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। थोर्नडाइक इस सिद्धांत में बोलते हैं कि बुद्धि जो है वो मानसिक तत्वों से मिलकर बनती है। उसमें चिंतन, तर्क वितर्क, कल्पना, अवधान, स्मृति, भावना, अभिवृत्ति, अभिरुचि, समस्या समाधान, ये जो सारी चीज़ें होती हैं मानसिक भावनाओं से मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है। इसमें बुद्धि के 4 महत्वपूर्ण बातें थोर्नडाइक ने बताई हैं: ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और गति। तो ये बहुतत्व का जो सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत है, ये थोर्नडाइक के प्रतिपादन इसके द्वारा किया गया था। उसके बाद में आता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसको समूह कारक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। थर्स्टन इस ग्रुप फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक हैं। उसके बाद में आता है आश्चर्यजनक सिद्धांत। आश्चर्यजनक सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आश्चर्यजनक, यानी कि इसके प्रतिपादक कौन है? B.S. ब्लूम। यहाँ पर ये जो B.S. ब्लूम है ना, इसमें S का मतलब यहाँ पर आप आश्चर्य मान लेना, S का मतलब सरप्राइज। तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा कि आश्चर्यजनक सिद्धांत है B.S. ब्लूम, S का मतलब सरप्राइज, यानी कि आश्चर्यजनक जो सिद्धांत है बुद्धि का, उसके प्रतिपादक कौन है? B.S. ब्लूम है। और वास्तव में ये आश्चर्यजनक ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लूम इस सिद्धांत के अनुसार ये कहते हैं कि व्यक्ति में बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं होती। बुद्धि जो होती है वो केवल मानसिक योग्यताओं से समस्याओं का समाधान करने का एक तरीका मात्र है। इस तरीके से ये आश्चर्यजनक करने वाला जो सिद्धांत है वो B.S. ब्लूम के द्वारा दिया गया। उसके बाद में बुद्धि का अगला सिद्धांत आता है प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत, जिसको प्रतिचयन सिद्धांत या न्याय दर्श के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ये सिद्धांत दिया गया था थॉमसन के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। और बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? केली के द्वारा दिया गया था। बाद में पदानुक्रम सिद्धांत आता है, तो वो सीरियल बर्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये बुद्धि के टोटल 10 सिद्धांत हैं, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें
सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो एक तो द्विकारक सिद्धांत है, स्पेयरमैन प्रतिपादक है। इसके अलावा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत, जिसको ट्रिपल डायमेंशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, और उसके प्रतिपादक कौन है? ग्लिफोर्ड है। इन दोनों का आप ध्यान में रखना। और बुद्धि का जो एकल घटक है, एकल अवयव सिद्धांत है, एक तत्व सिद्धांत है, एक खंड सिद्धांत है, यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, या फिर ये दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो मित्रतापूर्ण और सामाजिक व्यवहार के धनी होते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए एक काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए थे जुंग। ये कौन थे जुंग? ये सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे जुंग। इन्हीं जुंग ने स्प्रेंगर के साथ में मिलकर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और इनके द्वारा जुंग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। इनकी एक काफ़ी फेमस पुस्तक आई थी, टाइप ऑफ मैन। इस टाइप ऑफ मैन नाम की जो पुस्तक थी, इसमें जुंग ने व्यक्तित्व संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। उसमें अंतर्मुखी व्यक्ति और बहिर्मुखी व्यक्ति को लेकर काफ़ी अवधारणाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं, जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं वो स्वयं में ज़्यादा केंद्रित होते हैं, खुद के बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं, जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो दूसरों में अधिक रुचि रखते हैं। इस चीज़ को अपन इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं कि स्वयं के प्रति जो सजगता रखने वाला व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का धनी होता है, जबकि स्वयं के बजाय दूसरों के प्रति जो सजगता रखता है उसको बहिर्मुखी व्यक्तित्व की श्रेणी में अपन रखते हैं। इसके अलावा अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है उसमें सामाजिकता का अभाव पाया जाता है, सामाजिकता की उसमें कमी पाई जाती है, जबकि बहिर्मुखी जो व्यक्ति होता है उसमें सामाजिकता की अधिकता होती है, समाज के साथ में रहना वो पसंद करता है। या फिर अपन इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है वो एकांत प्रिय होता है, उसको एकांत पसंद होता है। अब ये बात अलग है कि जैसे मेरे जैसे व्यक्ति होते हैं उनको एकांत में रहना उनकी मजबूरी हो जाती है, उनको अपन अंतर्मुखी व्यक्ति में काउंट नहीं कर सकते। एकांत प्रिय का मतलब है उनको एकांत अच्छा लगता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। लेकिन जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनको मिलनसार अच्छा लगता है, यानी कि मिलजुल कर रहना वो पसंद करते हैं। इसके अलावा अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो विचारशील होते हैं, चिंतित होते हैं, किसी बात को लेकर उनमें जैसे चिंता पैदा हो जाती है। लेकिन जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनके दिमाग में कोई भी विचार होता है तो वो वार्तालाप करते हैं दूसरों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, और वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं वो मितभाषी होते हैं, यानी कि वो कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, जबकि जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो अधिक बोलते हैं। और अधिक बोलने वाले को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? वाचाल एक शब्द दिया गया है, वाचाल नाम से अपन बहिर्मुखी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा समय के पाबंद होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के। आप इस चीज़ का आइडिया इस चीज़ से लगा सकते हो, अगर जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बंदा अगर अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देता है, जैसे सुबह 10 बजे उसको मिलना है, अगर वो 10 बजे नहीं जाता है, 10 की 11 बजा देता है। अब जैसे उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की धनी होती है, तो वो 10 बजे आकर बैठ जाती है, लेकिन अपना जो बंदा है, अपना भाई है, वो 10 बजे पहुंचता नहीं है। इसका मतलब जो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं ना वो समय के पाबंद होते हैं, लेकिन जो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं वो समय के प्रति लापरवाह होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हो। इसके अलावा जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं उसकी अभिव्यक्ति कमज़ोर होती है, उनके मन में जो भी भावनाएं होती हैं, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, वो उनको उजागर नहीं कर पाते। वो उनको डर लगता है कि जैसे अपन कुछ कहेंगे तो क्या पता अगले वाला क्या सोचेगा, उसके दिमाग में अलग सी थॉट्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा अंतर्मुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको मजाक पसंद नहीं है, जैसे उनके साथ में कोई मजाक करता है तो मजाक करने के साथ में वो जैसे चिड़चिड़ा सा महसूस करने लग जाता है, वो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति है। इसके अलावा अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें नेतृत्व गुण का अभाव पाया जाता है, यानी कि खोज के प्रति जो कार्य होते हैं उसमें वो ज्यादा रुचि रखते हैं, जैसे कोई इंजीनियर बनता है, कोई दार्शनिक बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। लेकिन जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं उनमें नेतृत्व की प्रधानता होती है, यानी कि जो सोशल वर्कर बनते हैं, सामाजिक व्यक्तित्व जो सुधारक बनते हैं व्यक्ति, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। कोई समाज सेवक बनता है, कोई राजनेता बनता है, कोई शिक्षक बनता है, उसमें नेतृत्व संबंधी बिजनेस में अधिक रुचि रखते हैं वो, इसलिए वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इसके अलावा अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की जो रुचियां होती हैं,
जो इंटरेस्ट उनका होता है वो बहुत लिमिट एरिया तक होता है, उनका सीमित होता है। जबकि बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी रुचियां बहुत अधिक होती हैं, बहुत अलग अलग कैटेगरी में वो रुचियां रखते हैं। इसके अलावा अंतर्मुखी वाले व्यक्ति कि जो मित्रों की संख्या होती है वो बहुत कम होती है, जबकि बहिर्मुखी वाले व्यक्तियों में मित्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, काफी मित्र बनाना वो पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहिर्मुखी वाले व्यक्ति मिलनसार होते हैं, वार्तालाप और प्रसन्नचित्त रहते हैं। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मित्रों की जो संख्या होती है वो उनकी अधिक होती है। अंतर्मुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, ईश्वर के प्रति, ईश्वरीय जो विषय होते हैं उनके प्रति उनकी आस्था है वो काफी दृढ़ होती है, काफी सुदृढ़ होती है। जबकि बहिर्मुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आध्यात्मिक और ईश्वरीय विषय में आस्था तो होती है, लेकिन इतनी नहीं रखते जितना कि अंतर्मुखी वाले व्यक्ति रखते हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा। सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार के जो धनी व्यक्ति होते हैं उनको अपन बहिर्मुखी प्रवृत्ति के श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार यानी कि जो अति मानव है वो कौन सा है? सुपरस्टार कौन से मानव को कहा जाता है? देखिए ज्यादातर लोगों के द्वारा चयन किया जाता है, या जिनका विविध जोड़ों के द्वारा चयन किया जाता है, या ये दोनों, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, सामाजिक पैमाने की जो विधि है उसके अनुसार एक सुपरस्टार जो होता है वो ज्यादातर लोगों के द्वारा चयन किया जाता है, उसी को सुपरस्टार की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग के द्वारा किस वर्ष किया गया था? जुंग वही जुंग है जिसके बारे में अभी अपन ने बात की थी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के निर्धारण उन्होंने किया था, उसी जुंग की बात हो रही है। तो आपको बताना है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग के द्वारा कौन से वर्ष में किया गया था? 1912 में, 1848 में, 1922 में, या फिर 1910 में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1910 में, ऑप्शन फोर्थ। फिर नेक्स्ट दे रखा है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों और बालों का रंग, इनमें विविधता तथा विचलन को किस नाम से जानते हैं? ध्यान से देखना, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों और बालों का रंग, इनमें जो विविधता होती है तथा जो विचलन होता है उसको क्या बोलते हैं? उनको भावनात्मक अंतर बोलते हैं, या मानसिक अंतर बोलते हैं, या भौतिक अंतर बोलते हैं? देखिए लंबाई, भार और त्वचा का रंग, अब भावनात्मक अंतर से इसका कोई संबंध नहीं है। अब किसी की त्वचा जो होती है वो थोड़ी वाइट होती है, थोड़ी ब्राइट होती है, किसी की थोड़ी डार्क होती है, ब्लैक होती है, उससे भावनात्मक अंतर कोई कहीं से भी रिलेट नहीं होता है, ना ही मानसिक अंतर है। ये जो चीजें हैं वो सारी वो भौतिक अंतर का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको भौतिक अंतर की ही संज्ञा दी जाती है। इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होता? यानी कि 3 घटक तो ऐसे हैं जिनसे शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न होता है, लेकिन एक घटक है जो कि इनमें शामिल नहीं होता। तो देखिए परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, बिल्कुल अगर खराब सामाजिक आर्थिक स्तर होगा तो किसी भी बच्चे का जो शैक्षणिक स्तर है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो इसमें बिल्कुल ही उत्पन्न करता है। ये तो स्कूल का शोषणीय शैक्षिक माहौल भी प्रभावित करता है, परिवार का पैसा ये प्रभावित नहीं करता। किसी भी बच्चे के मतलब शैक्षिक जो पिछड़ापन होता है उसमें परिवार के पैसे का रोल नहीं होता है। इसके अलावा परिवार का शोषणीय भावनात्मक वातावरण ये भी प्रभावित करता है। तो परिवार का पैसा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए शैक्षणिक पिछड़ेपन के अगर मुख्य कारण की बात करें तो सामाजिक आर्थिक स्थिति, भावनात्मक वातावरण, स्कूल का वातावरण है। इन सब का अगर उन्नयन होता है तो शैक्षणिक स्तर है वो ऊपर उठता है, लेकिन परिवार का पैसा बालक के शैक्षणिक स्तर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। समान आयु वर्ग के संबंध अन्य जो सहपाठी हैं उनसे जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, या अपवादी बालक कहते हैं, या फिर इनको पिछड़ा बालक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको याद होगा कि 1912 में 1912 में स्टर्न के द्वारा, बाद में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था 1916 में। किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन के द्वारा दिया गया था। जर्मनी के साइंटिस्ट थे स्टर्न, उन्होंने 1912 के अंतर्गत मानसिक लब्धि का सूत्र प्रतिपादित किया था, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, ये सूत्र उन्होंने दिया था। बाद में इस सूत्र में संशोधित किया था, किसने किया था? टर्मन ने किया था, और उन्होंने इस सूत्र को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और बुद्धि लब्धि का जो आधुनिक सूत्र है वो टर्मन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लेकिन लब्धि का सूत्र जो 1912 में स्टर्न के द्वारा दिया गया था उसमें ये जो सूत्र था, इस सूत्र के अनुसार
यदि इसका मान, इसका जो भागफल है उसका मान अगर 1 आए तो बच्चा कैसा होता है, औसत होता है। यदि भागफल है वो +1 आए तो बच्चा कैसा होगा, प्रतिभाशाली होगा। यदि भागफल है उसका मान -1 आए तो बच्चा कैसा होगा, पिछड़ा हुआ होगा। यहां पर आपको क्या है, शैक्षिक कमी में त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। तो ध्यान देना, त्रुटि दृष्टिगोचर होती है, इसका मतलब उस भागफल का मान कितना है, -1 है। अगर -1 है तो ऐसे बच्चे को क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, पिछड़ा बालक कहोगे। कुछ याद आया आपको, ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इस सूत्र का जिक्र मैंने आपको पहले भी जो साइकोलॉजी के वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं उसमें भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अगर आपको ध्यान में हो तो। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं तो आपको जरूर ये चीज याद होगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बालक का प्रारंभिक जो विकास है वो मुख्यतः किसके ऊपर निर्भर करता है। बच्चे का प्रारंभिक डेवलपमेंट किस चीज पर निर्भर करता है, माता पिता पर निर्भर करता है, वातावरण पर, विद्यालय के वातावरण पर, या फिर समाज के वातावरण पर, यानी कि उसका जो सामाजिक परिवेश है वो कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है बालक का प्रारंभिक डेवलपमेंट। अब प्रारंभिक डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होगा, खुद आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। एक अगर माँ होती है वो अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है, उसके बाद में जब उसकी डिलीवरी होती है सबसे पहले वो अपनी माँ को ही देखता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है उसकी केयर करने में वो उसके पिता का होता है। यानी कि माँ और पिता जितना अपने बच्चे को प्रारंभिक विकास कर पाते हैं उतना ना तो कोई स्कूल कर पाती है, ना समाज कर पाता है। समाज के परिवेश में तो, समाज के वातावरण में, सामाजिक माहौल में तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है तब ढलता है। लेकिन जो प्रारंभिक डेवलपमेंट होता है वो माता और पिता का ही सबसे ज़्यादा इसमें अहम रोल होता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माता पिता जो है वो बालक के प्रथम शिक्षक भी माने जाते हैं। कोई जिज्ञासु छात्र है उसको प्रेरित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय होगा। कोई जिज्ञासु छात्र है जिसमें जानने की इच्छा होती है, आप एकल शब्द भी ये पढ़ सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी में आते हैं, जिज्ञासु किसको बोलते हैं। तो आपको बताना है कि एक कारगर उपाय क्या होगा उसके लिए, उसको मोटिवेट करना है, आपको प्रेरित करना है। तो सजा देंगे उसको तो वो मोटिवेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा यार। किसको सजा दोगे तो वो मोटिवेट होगा, नहीं होगा। ये जमाना गया, उस समय का था जब पहले डंडे से पिटाई होती थी, स्कूल में जाते थे। प्रशंसा के द्वारा मोटिवेट होगा, बिल्कुल होगा। आलोचना के द्वारा तो बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होगा, उसका जो मनोबल होगा वो टूटेगा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई अगर बालक जिज्ञासु है तो उसकी आप जितनी प्रशंसा करोगे तो उसको मोटिवेट होगा और काम करने के प्रति वो प्रेरित होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या बुद्धिमान माता पिता यानी कि जो अभिभावक हैं वो बच्चे यानी कि संतान है वो सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर एक बुद्धिमान माता पिता होता है उसके बच्चे भी क्या हमेशा बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए हाँ नहीं, मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, या ये सब ईश्वर के ऊपर निर्भर है। अरे ईश्वर पर तो कुछ भी नहीं निर्भर है, ये चीज ईश्वर निर्भर नहीं करता। मनोविज्ञान इसका उत्तर भी देता है। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, नहीं होगा। एक जो बुद्धिमान अभिभावक होता है उसका बच्चा हमेशा पढ़ाई में तेज होगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 2 से लेकर 3 वर्ष की आयु में एक बच्चे की जो भाषाई विकास दर होती है वो परसेंटेज में कितनी होती है, ये आपको बताना है। 2 से लेकर 3 वर्ष की आयु के बच्चे की बात हो रही है। तो देखिए 50 से 1000 नहीं होगा। यहाँ पर आप कहने का मतलब नहीं समझिए शायद। देखिए कहने का मतलब यह है कि 2 से लेकर 3 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें बच्चे के पास में जो शब्दकोश का भंडार होता है, शब्दों को मतलब खेलने की जो उसकी उम्र होती है। जैसे 2 से 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या सीखता है, पापा बोलना सीखता है, मम्मा बोलना सीखता है, दादा दादी, ये जो चीज़ें सीखता है लगभग 100 शब्दों का उसका शब्दकोश का भंडारण होता है। आपको बताना है कि 2 से 3 वर्ष की अवस्था में ये जो शब्दकोश का भंडारण है उसमें इंक्रीज होता है, कौन से परसेंटेज में इंक्रीज होता है ये आपको बताना है। 50 से 1000 ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 से लेकर 10% तक उसमें बढ़ोतरी होती है, या 20 से लेकर 50% के हिसाब से उसमें शब्दकोश में बढ़ोतरी होती है, या फिर 50 से लेकर 5, तो ये तो इंक्रीज नहीं हो रहा, ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए बच्चे का जो शब्दकोश है ना उसमें 2 से लेकर 10% तक वृद्धि होती है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शब्दकोश का जो भंडार होता है वो लगभग 100 शब्दों का होता है, और प्रतिवर्ष इसमें 2 से लेकर 10% की बढ़ोतरी होती है। मानवों और मनुष्यों के विकास की सबसे तीव्र गति होती है, यानी कि
जो मनुष्य है उसके विकास की सबसे तीव्र गति कौन सी अवस्था में होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, बाल अवस्था में, शैशव काल में, किशोर अवस्था में या यौवनावस्था में, कौन से अवस्था में मनुष्य के विकास की गति सबसे तीव्र होती है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा, इसमें किशोरावस्था क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किशोरावस्था को टीन एज के नाम से भी जाना जाता है। किशोरावस्था के कई उपनाम हैं। देखिए, टीन एज है वो कौन सी अवस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को कहते हैं। किशोरावस्था के आयुकाल की अगर अपन बात करें तो 13 वर्ष से लेकर लड़कियों में ये 18 वर्ष होती है और लड़कों में ये 21 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इसको अपन किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। एज ऑफ ब्यूटी किशोरावस्था को ही कहते हैं। जीवन का सबसे क्रांतिकारी काल है वो किसको कहते हैं, किशोरावस्था को ही कहते हैं। इसके अलावा जीवन का जो बसंत काल है वो भी किशोरावस्था को ही कहते हैं। जीवन का सबसे कठिन समय, जीवन का सबसे कठिन काल इसी किशोरावस्था को ही कहा जाता है। और किसने कहा था, ये किलपेट्रिक ने कहा था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किसने कहा था, तो किसने कहा था, किलपेट्रिक ने कहा था। इसके अलावा रोस ने किशोरावस्था की एक अलग ही डेफिनेशन दी है। रोस कहते हैं कि जो शैशवावस्था की जो पुनरावृत्ति का काल है वो क्या है, किशोरावस्था है। इसके अलावा 1904 में एडोलसेंस से एक किताब आई थी स्टैनले हॉल की। उन्होंने किशोरावस्था को ए पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस, यानी कि तूफान और दबाव की अवस्था, तूफान और दबाव की अवस्था, तनाव की अवस्था, एडोलसेंस किताब में स्टैनले हॉल के द्वारा कही गई। किशोरावस्था एक नया जन्म काल है, यह भी स्टैनले हॉल ने इसी पुस्तक में कहा है। इसके अलावा वेलेंटाइन के द्वारा किशोरावस्था की एक अलग ही डेफिनेशन दी है। वेलेंटाइन ये कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सर्वाधिक नाजुक काल है। तो ये वेलेंटाइन के द्वारा दी गई किशोरावस्था की डेफिनेशन है। देखिए, किशोरावस्था में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है, शिक्षा की व्यवस्था किशोरावस्था में किस तरीके से होनी चाहिए। तो देखिए, यौन शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किशोरावस्था में होनी कंपलसरी है। जैसा कि आज के समय में हम नहीं कर पाते, इस चीज़ को टैकल नहीं कर पाते इस चीज़ को। 10th क्लास में कोई बच्चा होता है, 10th क्लास में जो बच्चा होता है वो लगभग 14 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु का होता है। ठीक है, 14 से 15 वर्ष तक की आयु का होता है और उसमें विपरीत लिंग के प्रति उनका जो आकर्षण होता है वो बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ चुका होता है। तो यौन शिक्षा की जो व्यवस्था होती है वो अपने जो आधुनिक जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक हैं, उसमें बिल्कुल की जानी चाहिए। क्योंकि यौन शिक्षा की व्यवस्था बहुत ज़रूरी हो गई आज के समय में। जैसा कि रेप वगैरह ये केसेज आप देखते हैं आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहे हैं, तो यौन शिक्षा की व्यवस्था किशोरावस्था में करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, व्यायाम की व्यवस्था, खेल कूद की पर्याप्त व्यवस्था, ये भी किशोरावस्था में होनी ज़रूरी होती हैं। किशोरावस्था में उचित और अच्छे संवेगों का विकास होना, अवांछित जो संवेग होते हैं उससे दूर रखना चाहिए बच्चे को। इस अवस्था में किशोरों को स्वतंत्र रखना चाहिए, उनको आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए। स्वतंत्र रहने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि उनको बिल्कुल खुला ही छोड़ दें, और अनावश्यक नियंत्रण भी उन पर नहीं रखना चाहिए। यानी कहने का मतलब है ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन हम उनको ये कहते रहे कि तू तो तेरे को पढ़ाई करनी है, तेरे को कुछ कोई काम नहीं करना है, खेल कूदना नहीं करना है। तो सारी व्यवस्था उनके ऊपर होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा उनको मतलब खुला छोड़ना चाहिए और ना ही उनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए। इसीलिए तो इस अवस्था को तनाव की सबसे इनको कठिन काल जीवन का कहा है किशोरावस्था को। किशोरावस्था में जो पाठ्य सहगामी गतिविधि होती हैं उसका आयोजन करवाया जाना चाहिए। संवेग के नियंत्रण के लिए संवेगों का मार्गांतरीकरण करना चाहिए किशोरावस्था में। विद्यालय में जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं, जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं, जो जयंतियां होती हैं, उसका जब कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो रोल है, सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायित्व है वो किशोरों को ही सौंपना चाहिए। जैसे किसी को अगर एंकरिंग का काम दे दिया, किसी को कोई नाटक है उसका ऑर्गेनाइज करवाना है, किसी को कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करवाना है, तो ये उत्तरदायित्व की भावना का विकास है वो इस किशोरावस्था में ही होता है। तो ये भी विद्यालय के जो पर्व होते हैं उसमें किशोरों को दिए जाने चाहिए। इसके अलावा जितना संभव हो सके शैक्षिक भ्रमण किशोरावस्था में, शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसके अलावा जो शारीरिक परिवर्तनों का ध्यान है वो भी माता पिता को भी रखना चाहिए और जो शिक्षक हैं उनको भी बच्चे में शारीरिक परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ में एक सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? सम्मानजनक व्यवहार। अब देखिए, किशोरावस्था का कालक्रम मैंने आपको बताया है 13 से लेकर 18-21 साल तक मैंने आपको किशोरावस्था का काल बताया है। ये एज ऐसी होती है, अगर आप बच्चे के साथ में, बालक के साथ में अगर आप सम्मानजनक व्यवहार नहीं करोगे तो आपको सामने से सम्मान नहीं मिलेगा। इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया है।
आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप भी इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आप मेरी इस अवधारणा से आप सेटिस्फाई ज़रूर होंगे। क्योंकि ये जो एज होती है ना 18 से 21 से, जब किशोरावस्था पूरी होने वाली होती है, ब्रह्मचर्य आश्रम व्यक्ति का पूरा होने वाला होता है, इस एज में अगर किसी बच्चे को सम्मान नहीं दिया जाता है तो आपको भी सम्मान नहीं मिलता है। तो इस चीज़ की व्यवस्था भी होनी चाहिए, बच्चे के साथ में, किशोरों के साथ में सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक और जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, इसमें भी किशोर और किशोरियों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए, ताकि उनका जो मानसिक डेवलपमेंट है, शारीरिक डेवलपमेंट है, वो भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो इसमें किशोरावस्था क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? गर्भधारण से यानी कि जब बच्चा गर्भधारण करता है, गर्भधारण से जब उसका जन्म होता है, जन्म तक की जो अवधि होती है उसको क्या बोलते हैं? देखिए किशोरावस्था तो बिल्कुल नहीं बोलते यार। 13 से लेकर जो 18-21 वर्ष तक की जो एज होती है ना, उसको बोलते हैं किशोरावस्था। तो अपन तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा शिशु अवस्था बोलते हैं उसको, या फिर वयस्कता बोलते हैं, तो वयस्कता भी बिल्कुल नहीं होता। वयस्कता तो वो होती है जब बच्चा वयस्क हो जाता है, एडोलसेंस पीरियड उसका होता है। इसके अलावा प्रसव काल बोलते हैं। तो कौन सा काल होता है जब गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म तक की? ठीक है, देखो अब आपने सुना होगा कि किसी महिला का प्रसव हुआ है, ठीक है, प्रसव हुआ है, इसका मतलब किसी महिला की डिलीवरी हुई है, यानी बच्चे का उसने जन्म दिया है। आपको कहा गया है कि जन्म के पूर्व की अवधि, यानी प्रसव पूर्व है, प्रसव पूर्व है, यानी कि जब बच्चा पेट में होता है 9 महीने तक की जो अवस्था होती है, 9 महीने और 10 दिन तक की जो अवस्था होती है, वो अब डिपेंड करता है कि किसी महिला के जिस कैसे हार्मोन रिएक्ट करते हैं, उसके हिसाब से 9 महीने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो प्रसव काल कहलाता है। इसकी जो अवधि होती है वो लगभग 280 दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया 9 महीने और 10 दिन तक। 5-7 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, 5-7 दिन कम भी हो सकते हैं। 280 दिन है जो वो नॉर्मली किया जाता है, उसको प्रसव काल के नाम से जाना जाता है। रोरसा शाही दब्बा परीक्षण, देखिए यहाँ पर ये रोसा शाही दब्बा परीक्षण लिखा गया है। हो सकता है कि ये रोरसा शाही दब्बा परीक्षण भी हो, तो इसमें आपको ज़्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है। इसको RIBT के नाम से जाना जाता है। RIBT का मतलब होता है रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट। इसमें जो रोरसा है उसकी स्पेलिंग होती है RORSA। तो इसको रोरसा शाही दब्बा परीक्षण भी बोलते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है, क्योंकि व्यक्तित्व मूल्यांकन करना है, और इसका इस्तेमाल कौन से प्रतिपादक ने किया था, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने किया था, ये आपको बताना है। देखिए 1921 में इसका प्रतिपादन किया गया था। किसने किया था? हार्टमैन रोरसा ने किया था। अब देखिए ये हार्टमैन रोरसा लिखा है, हो सकता है कि कुछ बुक्स में आपको ये हरमन रोरसा भी दिया हुआ मिल सकता है, तो वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हरमन रोरसा या फिर इसको हार्टमैन रोरसा के नाम से भी जानते हैं। 1921 में इन्होंने रोरसा शाही दब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किया था। ये जो इन्होंने परीक्षण किया था वो शुरुआती प्रयोग इन्होंने किसके ऊपर किए थे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरुआती जो प्रयोग इन्होंने किए थे वो किसके ऊपर किए थे? हरमन रोरसा ने मनोरोगियों के ऊपर किए थे। और इस परीक्षण के अंतर्गत उन्होंने 10 कार्डों की टोटल इसमें इंक्लूड किया था। 10 कार्डों की टोटल संख्या भी कई बार पूछी जाती है। 10 कार्डों को इन्होंने इंक्लूड किया था, जिनमें से 5 थे कार्ड वो ब्लैक थे, 2 में काले और लाल थे, यानी कि एक काला और एक लाल, और 3 थे इसमें वो रंग बिरंगी शाही के धब्बे होते थे। इन कार्डों के आधार पर ही इन कार्डों को दिखाकर ये पूछा जाता था कि उनको क्या दिखाई दे रहा है। बाद में आगे से जो रिस्पॉन्स आता था, जो उत्तर आते थे, उनकी जांच की जाती थी। उसमें 4 बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना होता था। वो 4 बातें कौन सी थी? एक था स्थान, दूसरा विषय, तीसरा निर्धारण गुण, और चौथा है समय। ये जो चारों बातें थी, इन्हीं चारों बातों को ध्यान में रखते हुए ही सामाजिकता, अहम, समायोजन, रुचि, अभिवृत्ति और संवेगों का पता लगाया जाता था। तो ये हरमन रोरसा के द्वारा या हार्टमैन रोरसा के द्वारा जो रोरसा शाही दब्बा परीक्षण है, RIBT परीक्षण है, उसका प्रयोग किया गया था। 1921 में मनोरोगियों के ऊपर सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, या फिर बिने के द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के विकास के अनेक तत्व उत्तरदायी होते हैं, और उन तत्वों में मुख्य रूप से परिवेश यानी कि वातावरण, शिक्षा, बुद्धि का जो लेवल है, सामाजिक और आनुवंशिकता, ये प्रमुख तत्व हैं जो कि बुद्धि के विकास के लिए प्रभावित करते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था।
अपने आसपास के वातावरण के साथ में सामंजस्य बिठाने की अक्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला साइकोलॉजिस्ट कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। जीन पियाजे था, हॉवर्ड गार्डनर था, थॉर्नडाइक थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। अपने आसपास के वातावरण के साथ में सामंजस्य बिठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला साइकोलॉजिस्ट कौन था? कौन था वो? जीन पियाजे था। जीन पियाजे ने बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है जिसमें जैविक परिपक्वता की जो वातावरणीय परिस्थिति है उसके साथ में अंतरक्रिया होती है। और जीन पियाजे ने बुद्धि के संबंध में संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और वो कोग्निटिव जो डेवलपमेंट था उसके विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा बताई गई हैं। पहली जो अवस्था होती है वो एसएमएस होती है, जिसको सेंसोरी मोटर स्टेज बोलते हैं। दूसरी अवस्था को अपन बोलते हैं पीओएस यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसका जो आयुकाल होता है वो 2 से लेकर 7 वर्ष तक का होता है। तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है सीओएस यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो कालक्रम होता है आयु का वो 7 से लेकर 11 वर्ष तक का होता है। और जो चौथी अवस्था होती है संज्ञानात्मक विकास की वो होती है एफओएस यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 12 वर्ष से लेकर आगे की जो अवस्था होती है वो इसका आयुकाल होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का। तो जीन पियाजे इसका करेक्ट आंसर होगा। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा बताई गई हैं। और आसपास के वातावरण के साथ में सामंजस्य बिठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला साइकोलॉजिस्ट कौन था? जीन पियाजे था। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता के सिद्धांत के अंतर्गत, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत, या फिर ज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत? तो देखिए थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो व्यवहारिकता का सिद्धांत है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है। एक शिशु का सामाजिक विकास किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? उसकी अन्य लोगों के साथ में जो अंतः क्रिया होती है उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व के आधार पर सामाजिक विकास वो निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। उसके द्वारा दूसरों के ऊपर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता के ऊपर उपरोक्त सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेगों की उत्पत्ति कैसे होती है? मूल प्रवृत्ति से होती है, गत्यात्मक क्रियाओं से होती है, या फिर पोषण से होती है? तो देखिए संवेगों को जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है? मूल प्रवृत्ति से होती है। किस मनोविज्ञानी के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया कौन से साइकोलॉजिस्ट के अनुसार है? कोलसेनिक के अनुसार, स्किनर के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, या फिर हरलॉक के अनुसार? तो देखिए स्किनर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा, या फिर विशेष शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा समावेशी शिक्षा। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को रुचि अगर उसमें बनाए रखनी है तो आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, उससे रुचि डेवलप नहीं होगी। स्वयं की गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, या आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बच्चों में रुचि डेवलप करनी है, आपको बनाए रखनी है, तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। एक बच्चे की मानसिक आयु है वो 12 वर्ष है और उनकी जो वास्तविक आयु है वो 10 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि आपको बतानी है। तो देखिए बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। मानसिक आयु आपको 12 दे रखी है, वास्तविक आयु कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो बुद्धि लब्धि है, आपका जो IQ है वो यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। तो 120 इसका IQ बुद्धि लब्धि आ गई। 120 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, या बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो ये देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षक की उपलब्धि का पता लगने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ये भी नहीं होगा। पता चलता है कि बच्चों की उपलब्धि का, ये भी नहीं होगा। बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है मूल्यांकन के द्वारा, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। RTI एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों
को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है? तो 45 घंटे। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। कौन से बच्चों पर लागू नहीं होता? निःशक्त बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर, या 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर, या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति के ऊपर लागू नहीं होता। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है वो किसके ऊपर लागू नहीं होता? 14 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के ऊपर लागू नहीं होता। यदि आपकी कक्षा का एक बच्चा है वो सी को डी और डी को सी पढ़ता है, या फिर सी को डी और डी को सी लिखता है, तो वो निम्न में से कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया से पीड़ित है? जी नहीं। फाइलेरिया से भी पीड़ित नहीं है, टाइफाइड भी उसको नहीं है। उसको कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया की बीमारी है, जिसके कारण वो सी को डी और डी को सी पढ़ता है या फिर लिखता है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? 4 सिद्धांत आपको दे रखे हैं। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। बिल्कुल, अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का ही सिद्धांत है, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी अपन ने बात की थी। देखिए एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, या अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। तो देखिए अंग्रेजी भाषा में जो शिक्षा देना है वो इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो कौन सी अवस्था के लिए उपयोगी होती है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, या फिर सभी अवस्था के लिए? तो देखिए सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि होती है वो इन सभी अवस्था के लिए उपयोगी साबित होती है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। एंड दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द फुल वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।